हेलो दोस्तों, कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आरपीएफ कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के लिए जो सीरीज़ हमने शुरू की थी, ये उसका 5वां वीडियो है। इसके पहले इसी चैनल पर 4 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप उन वीडियोज़ को भी देखना चाहते हैं तो उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। आपको पता है आरपीएफ कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी में जीके जीएस का वेटेज काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप जीके जीएस को अच्छी तरीके से कवर नहीं करेंगे तो आप इनमें से किसी भी वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। आपके एग्ज़ाम में जीके जीएस की इम्पॉर्टेंस को देखते हुए ही हमने इस सीरीज़ को शुरू किया है। इस सीरीज़ के माध्यम से आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाता तब तक आपको हर दिन एक वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। हर वीडियो में हम लगभग 20 से 25 प्रश्नों को कवर करेंगे और जो प्रश्न ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा उस प्रश्न को डिटेल में भी हम कवर करेंगे। और इस सीरीज़ के माध्यम से आपको जो भी प्रश्न कराए जाएंगे वह सभी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा 2024 में रेलवे और एसएससी के माध्यम से जितनी भी परीक्षाएँ करवाई गई हैं उनमें पूछे गए प्रश्नों को भी इनमें शामिल किया गया है। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर लेते हैं तो आप जीके जीएस में निश्चित तौर पर एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे और सिलेक्शन भी ले पाएंगे। हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए हमारे चैनल कैरियर हब को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर इनमें से कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। और ये कुछ मंदिर जो बार बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं तो इनको आपको याद रखना है। विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है हम्पी में। हम्पी कर्नाटक की एक जगह है, आपको ये भी याद रखना है। ऑप्शन में आपको हम्पी या कर्नाटक में से कोई एक दे दिया जाएगा। दूसरा मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, यह तंजावुर में अवस्थित है। तंजावुर तमिलनाडु की एक जगह है। और कई बार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था राजा राज चोल प्रथम ने। तीसरा मंदिर है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में अवस्थित है और इसका निर्माण करवाया था कुलशेखर पांड्या ने। चौथा मंदिर है गंगाई कोंडा मंदिर, यह तमिलनाडु में अवस्थित है और इसका निर्माण करवाया था राजेंद्र चोल प्रथम ने। पांचवा मंदिर है ऐरावतेश्वर मंदिर, यह तमिलनाडु में अवस्थित है। अगला मंदिर है सबरीमाला मंदिर, यह केरल में अवस्थित है। कपालेश्वर मंदिर तमिलनाडु में अवस्थित है। तिरुपति तिरुमाला मंदिर आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। तो ये सभी मंदिर आपको याद रखने हैं और जिन मंदिरों के संस्थापकों का नाम मैंने आपको यहाँ पर बताया है उनको भी आपको याद रखना है, क्योंकि यही बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र है? तो एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र है CH3COOH। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। ये कुछ रासायनिक सूत्र आपको याद रखने हैं, क्योंकि यही बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3 और बेकिंग सोडा को ही खाने वाला सोडा कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। अमोनिया का रासायनिक सूत्र है NH3। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र है N2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 और हाफ H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O। एक बार वीडियो को पॉज करके ये सभी रासायनिक सूत्र फिर से रिवाइज कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तीसरा प्रश्न है, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि अगर संसद का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है तो लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित होता है तो इसकी अध्यक्षता की जाती है लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1।
चौथा प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। पांचवा प्रश्न है, लाल मिट्टी का लाल रंग डैश के कारण होता है? तो लाल मिट्टी का लाल रंग होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। छठवां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नोंग क्रेम त्यौहार मनाया जाता है? नोंग क्रेम त्यौहार मनाया जाता है इनमें से मेघालय में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 और मेघालय में उवांगला नाम का त्यौहार भी मनाया जाता है। इसके अलावा गारो, खासी और जयंतिया त्यौहार भी मेघालय में ही मनाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। सातवां प्रश्न है, नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है और यह गुजरात में स्थित है। आठवां प्रश्न है, भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे ज्ञानी जैल सिंह, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। नौवां प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसका उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक बनाना, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं क्योंकि ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 में और योजना आयोग ही पंचवर्षीय योजनाएं बनाने का काम करती थी। पहली पंचवर्षीय योजना का समय है 1950 से लेकर 1955 तक और यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1955 से लेकर 1960 तक चली थी और यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसमें उद्योग पर सबसे अधिक बल दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का समयकाल था 1960 से लेकर 1965 तक और इसमें आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की बात की गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 1966 से लेकर 1969 तक योजना अवकाश घोषित किया गया था। तो आपसे ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि योजना अवकाश किस पंचवर्षीय योजना के बाद लागू किया गया था और कब लागू किया गया था? तो योजना अवकाश लागू किया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 1966 से लेकर 1969 तक। 10वां प्रश्न है, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किया था नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। इसके अलावा अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक आणविक रूप से अखंड है? इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सी एक अक्रिय गैस है। तो इनमें से आर्गन एक अक्रिय गैस है या आणविक रूप से अखंड गैस है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। अक्रिय गैसों के लिए एक ट्रिक आपको याद रखनी है, हीना, नीना और करीना पर है सबसे सच्ची रीना। हीना से आपको हीलियम याद रखना है, नीना से आपको नियान याद रखना है, और से आपको आर्गन याद रखना है, करीना से आपको क्रिप्टान याद रखना है। ये 3 वर्ड साइलेंट हैं। सच्ची से आपको जेनान याद रखना है और रीना से आपको रेडान याद रखना है। 12वां प्रश्न है, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को डैश कहा जाता है? तो बताइए दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुर या गोपुरम कहा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। दक्षिण भारतीय मंदिर द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं और इनकी पूरी संरचना के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि प्रश्न इनमें से कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो इसके प्रवेश द्वार को गोपुर या गोपुरम कहा जाता है। मंदिर में जिस भी भगवान की प्रतिमा विराजमान होती है उसका वाहन बैठाया जाता है। इसके बाद एक खुला हुआ आंगन होता है जिसे मंडप कहा जाता है। यहाँ पर इसका गर्भगृह होता है जहाँ पर भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है। मंदिर के इस भाग को विमान कहा जाता है और इसे कहा जाता है शिखर।
तो वीडियो को पॉज करके एक बार ये सभी नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार पूछ लिए जाते हैं। 13वां प्रश्न है, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि है। तो बताइए, अगर संसद अनुमोदन नहीं करती तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है। तो इनमें से अध्यादेश की अधिकतम अवधि संसद के अनुमोदन ना करने पर 6 महीने और 6 सप्ताह तक होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। इनमें से राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति के बारे में लिखा गया है अनुच्छेद 123 में। राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति के बारे में लिखा गया है अनुच्छेद 213 में। राष्ट्रपति या राज्यपाल अध्यादेश तभी जारी कर सकते हैं जब संसद के दोनों सदन या उनमें से कोई एक सदन सत्र में ना हो। ये बातें भी आपको याद रखनी हैं। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है मुंडकोपनिषद से। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। इसके अलावा कठोपनिषद में यम और नचिकेता की वार्ता वर्णित है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। 15वां प्रश्न है, भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी विकसित करना, यह वाक्य क्या समझाता है। तो इसे कहा जाता है सतत विकास। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है। तो इनमें से AKFI कबड्डी से संबंधित है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। AKFI का फुल फॉर्म है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। AIKF का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया कराटे डू फेडरेशन। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। BCCI का फुल फॉर्म आप सबको पता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इन सभी की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, क्योंकि यह भी परीक्षा में पूछी जाती है।